गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यूजीसी नेट के लिए, जो कि लॉजिकल रीजनिंग के अंडर है। टॉपिक का नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, जिसमें से कई बार लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। तो फैलेसीज आज हम जो पढ़ने वाले हैं फैलेसी, वो हम फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस के ऊपर, फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के ऊपर वीडियो हमने बना दिया है। इन्फ्रेंस की जो 5 टाइप की फैलेसीज होती है, वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक आपको दिख रही होगी अभी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल फैलेसी। ठीक है, पहले फॉर्मल देखेंगे, उसके बाद इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में देखेंगे। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी में एक कॉमन डिफरेंस होते हैं, एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को समझ गया, देखो फैलेसीज में ना कुछ भी याद करने के लिए मत जाना। बहुत सारे बच्चे हैं जो याद करके चले जाते हैं फैलेसी। नहीं भाई, फैलेसी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप यूजीसी नेट देने जा रहे हो, ग्रेजुएशन करने नहीं, कोई बच्चों वाला एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो ठीक है, तो उस लेवल में पढ़ाई भी करनी होगी। याद करके मत चले जाना, भूल जाओगे। डायरेक्ट फैलेसी में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे एग्जाम में, एग्जाम्पल लिख दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि बताओ इस सेंटेंस को पढ़ के ये फॉर्मल फैलेसी है या फिर इनफॉर्मल फैलेसी है, या तो फिर इनफॉर्मल फैलेसी में से कुछ टाइप दे दिया जाएगा, ये टाइप कौन सी टाइप की फैलेसी है ये बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद मत करना, समझो चीज़ को। देखो फॉर्मल फैलेसी में क्या होती है, अगर हम फॉर्मल फैलेसीज की बात करें, अगर हम फॉर्मल फैलेसीज की बात करें तो क्या होते हैं कि फॉर्मल फैलेसी में ना जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, फैलेसीज का जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर में ही गलती होगा, वो स्ट्रक्चर में ही गलत हो, वो स्ट्रक्चर ही गलत होगा। फॉर्मल फैलेसी का मतलब होता है जहाँ पर जिस भी आर्गूमेंट आपको दी गया है, किसी भी तरीके की आर्गूमेंट आपके सामने दे दिया गया है, उस आर्गूमेंट पे अगर स्ट्रक्चर में ही गलती आपको दिख जाए, स्ट्रक्चर ही गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर पूछा कि एक अब समझ लो कि एक जो एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म है, एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म का जो क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर फैलेसी आपको दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये एक P1 है, फिर उसके बाद आपको P2 दिया गया है, उसके बाद आपका कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, P1 में और P2 में जो कॉमन टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। ठीक है, मतलब एक मिडिल टर्म होना चाहिए, एक जी मेजर टर्म होना चाहिए और एक माइनर टर्म होना चाहिए, एक मिडिल, एक मेजर, एक माइनर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि, और इसके रूल्स क्या है कि मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म होना चाहिए, यानी मिडिल टर्म P1 एंड P2 इन दोनों में मौजूद होना चाहिए। मिडिल टर्म जो है P1 P2 में मौजूद होना चाहिए और मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं रहना चाहिए। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि मिडिल टर्म है जो P1 P2 में है, वो कंक्लूजन में भी आ गया है, मतलब स्ट्रक्चर में गलती है, स्ट्रक्चर में गलती है। तो अगर इस तरीके की गलती दिखने को मिल रही है सिलोजिज्म पे या फिर आर्गूमेंट में, इस तरीके की अगर गलती दिखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो फैलेसी है ये फॉर्मल फैलेसी है, इसमें जो फैलेसी आई हुई है ये फॉर्मल है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि मिडिल टर्म जो है वो P1 और P2 में होना चाहिए, यानी मिडिल टर्म जो है वो कंक्लूजन में एब्सेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको किसी सेंटेंस दे दिया गया एग्जाम में जिसका मिडिल टर्म जो है वो कंक्लूजन में भी मौजूद है, मतलब ये फॉर्मल फैलेसी हो गया। अब फॉर्मल फैलेसी का जो पहले इसको समझने के लिए ना सबसे आगे जो समझना पड़ता है वो है कि इसका रूल्स क्या है। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ऑल मैन, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ये कुछ ज़्यादा लिखा हो गया। अच्छा चलो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं पहले, है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑल मैन आर गुड।
ये हो गया आपका P1, ये P1 है, ठीक है, मतलब प्रेमाइसिस 1। फिर मैं कह रहा हूँ कि राम इज़ अ मैन, ये हो गया आपका P2। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा? राम इज़ गुड, ये हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो अच्छी तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखो। मिडिल टर्म क्या है जी? इस फैलेसीज में मिडिल टर्म क्या है? देखो इसमें मिडिल टर्म ये है कि मैन, ठीक है, ये हो गया हमारा मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म हो गया। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है, ये मिडिल टर्म है ना। तो मिडिल टर्म को ज़रा ढूंढो, कंक्लूजन में मिडिल टर्म है क्या? कंक्लूजन में मिडिल टर्म आपको दिख रही है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट रूल क्या होती है? एक अगर फैलेसी को वैलिड होना है, अगर ये फैलेसी नहीं होनी है, अगर जो आर्गूमेंट है उसको वैलिड होना है, तो इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन जो है आपका वो, सॉरी, कंक्लूजन में मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं रहना चाहिए, मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? अगर इसको वैलिड होना है तो, अगर वैलिड होना है तो कंक्लूजन मिडिल टर्म में ही रहना चाहिए। अगर फैलेसी में नहीं आना है, अगर जो आपके आर्गूमेंट्स है उसको अगर वैलिड होना है तो कंक्लूजन को मिडिल टर्म में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है आपका मेजर टर्म? क्या है जरा देखो, मेजर टर्म किसे कहते हैं? अगर मिडिल टर्म को हटा दिया तो मेजर प्रीमाइसेस में, मेजर प्रीमाइसेस कौन है जी? आपका P1 जो है उसे मेजर प्रीमाइसेस कहा जाता है। मेजर प्रीमाइसेस में जो पड़ा हुआ होता है उसे मेजर टर्म कहते हैं, यानी गुड हो गया आपका मेजर टर्म। अगर फैलेसी को वैलिड होना है तो मेजर टर्म को कंक्लूजन में सब ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, यानी प्रेडिकेट बनना पड़ेगा। मेजर टर्म को कंक्लूजन में प्रेडिकेट बनना पड़ेगा। बना है? हाँ जी, देखो मेजर टर्म ये है, प्रेडिकेट बन गया है, मतलब कंक्लूजन में, ठीक है, कंक्लूजन में मेजर टर्म को, कंक्लूजन में मेजर टर्म को क्या बनना पड़ेगा जी? प्रेडिकेट बनना पड़ेगा। मेजर टर्म को कंक्लूजन में प्रेडिकेट बनना पड़ेगा। थर्ड रूल क्या है? जो आपका माइनर टर्म है, जो आपका माइनर टर्म है, यानी माइनर टर्म कौन सा है? राम। माइनर टर्म को कंक्लूजन में सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, माइनर टर्म को कंक्लूजन में सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। थ्री रूल्स क्या है कि कंक्लूजन में माइनर टर्म को, किसको? माइनर टर्म को क्या बनना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों रूल्स पता चल गया। अब पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट्स है उसमें बस 3 ही टर्म होनी चाहिए। क्या क्या? एक है मिडिल, दूसरा है मेजर और तीसरा है माइनर। अगर इन तीनों टर्म के अलावा अगर कोई चौथी टर्म आ जाए तो भी ये फैलेसी बन जाएगा, तो भी ये फैलेसी हो जाएगा। 3 टर्म अगर वैलिड होना है कंक्लूजन को, सॉरी, अगर ये आर्गुमेंट जो है इसको वैलिड होना है तो इसमें 3 टर्म होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 के जगह कोई और टर्म यहाँ पे आ जाता, फॉर एग्जाम्पल राम इज़ गुड ना लिखकर अगर मैं यहाँ पे लिख देता राम इज़ बैड, तो ये फॉर्मल फैलेसी हो जाता। क्यों? क्योंकि ये बैड जो है ये चौथी टर्म हो गया है। देखो 3 टर्म तो हमने निकाल लिया, मिडिल मेजर माइनर तो निकल गया था, ये चौथी टर्म बन जाता तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैड नहीं बल्कि गुड लिखा हुआ है, इसीलिए ये वैलिड है। अगर चौथी टर्म आ जाएगा तो भी ये फॉर्मल फैलेसी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चारों रूल्स मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो चारों रूल्स मैंने यहाँ पर लिखी है, इन चारों में से एक भी रूल्स अगर फॉलो नहीं होगा तो वो फैलेसी जो है वो फॉर्मल फैलेसी बन जाएगा। इन चारों में से एक भी रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो वो फैलेसी जो है वो फॉर्मल फैलेसी बन जाएगा, ठीक है। वो फैलेसी जो है वो फॉर्मल फैलेसी बन जाएगा। आ गया? यही है, इसको याद रखिए, ये रूल्स को याद रखिए, बस फैलेसी याद करके मत जाओ कि ऐसे ही होगा तो ये होगा, वैसे कुछ नहीं है। ये चारों रूल्स को याद कर लो, फॉर्मल फैलेसी गलत करके नहीं आओगे, ठीक है, नहीं गलत होगा फॉर्मल फैलेसी। इस चारों रूल्स को याद कर लो, हो गया। चलो अब देखते हैं इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है। देखो फॉर्मल तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई फॉर्मल फैलेसी क्या है। अब चलो इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल फैलेसी का मतलब होता है जहां पर फॉर्मल में क्या था कि स्ट्रक्चर में ही कुछ गलती होगा, स्ट्रक्चर में ही कुछ गलती होगा। और फॉर्मल फैलेसी को ना जी डिडक्टिव फैलेसीज भी कहा जाता है। फॉर्मल फैलेसी को डिडक्टिव फैलेसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडक्टिव फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी को डिडक्टिव फैलेसी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इनफॉर्मल फैलेसी में। इनफॉर्मल फैलेसीज में क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही गलत होगा। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होगा? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही गलत होगा। जिस फैलेसी में स्ट्रक्चर ही गलत होता है उसे कहा जाता है इनफॉर्मल फैलेसी,
ठीक है। इनफॉर्मल फैलेसी अगर दी हुई है आपको तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी का क्या था कि स्ट्रक्चर में कुछ गलत होगा। ये क्या था, फॉर्मल फैलेसी था। वेरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। फॉर्मल फैलेसी जो था उसमें स्ट्रक्चर में गलती होगा, जो हमने अभी तक पढ़ा था वो चारों रूल्स, जो हमने चारों रूल्स फॉलो पढ़ा था, वो चारों रूल्स अगर फॉलो नहीं होगा तो वो हो जाएगा फॉर्मल फैलेसी। लेकिन इनफॉर्मल की केस में क्या होती है, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही है, फैलेसी वैलिड भी होगा, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो गलत होगा। स्ट्रक्चर सही होगा, फैलेसी वैलिड भी होगी, देखने में आपको वैलिड भी लगेगा, लेकिन फैलेसीज का जो मीनिंग निकल के आएगा, वो आर्गुमेंट का जो मीनिंग निकल के आएगा वो गलत होगा। इसलिए इसे फैलेसी कहा जाता है, इसलिए इसे फैलेसी कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है। फॉर्मल फैलेसी का मतलब हमने क्या पढ़ा, वो चारों रूल्स पढ़ा, अगर वो चारों रूल्स फॉलो नहीं होगा तो वो फॉर्मल फैलेसी बन जाएगा। यानी अगर स्ट्रक्चर में कुछ गलती है तो होता है फॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल क्या है जी, इनफॉर्मल में ये होती है कि स्ट्रक्चर सही है, इसका वेन डायग्राम भी बन जाएगा और ये वैलिड भी है, लेकिन इसके मीनिंग में गलती है, मीनिंग सही नहीं है, इस केस में बन जाते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है। चलिए, अब इनफॉर्मल फैलेसीज की कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम वन बाय वन फैलेसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है, जब हम ऑल के वजह से जब हम सम को भी ट्रू मान लेते हैं या फिर फॉल्स मान लेते हैं, इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि ऑल बॉयज़ ऑफ H for hostel, all boys of H for hostel is bad, all boys of H for hostel is bad। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि राम जो है ये H for hostel में रहते हैं, ठीक है। अब राम भी बैड है, राम इज़ बैड। अब मेरे को बताओ ज़रा, इस फैलेसी में कोई गलती है क्या, ये P1 है, ये P2 है और ये आपका कंक्लूजन है। बिल्कुल गलत नहीं है। क्या गलत है बता सकते हो, कोई कुछ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है सर, क्योंकि ये P1 है, देखो P1 भी पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, राम ये भी H4 में रहते हैं, ये भी पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और क्या है आपका कंक्लूजन जो है वो भी सही है। अब देख लो ज़रा, मेजर टर्म जो है वो कंक्लूजन में आ गया है, मिडिल टर्म जो है वो एब्सेंट है, सारे के सारे रूल्स फॉलो हुआ है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ ज़रा, क्या ये पॉसिबल है कि एक हॉस्टल का सब बच्चे बदमाश है, ये पॉसिबल है क्या? ये फैलेसी बिल्कुल वैलिड है, स्ट्रक्चर की तरफ से देखो तो ये वैलिड है, लेकिन इसका मीनिंग में गलत हो जाएगा। क्यों? देख लो, मैंने बोला था सारे बच्चे H4 हॉस्टल की जो सारे बच्चे हैं वो बदमाश है, राम जो है वो H4 हॉस्टल में रहते हैं, राम भी H4 हॉस्टल में ही रहते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल H4 हॉस्टल की जितने भी बच्चे हैं वो बदमाश है, वो बोलने के लिए बोल दिया था। कई सारे लोग हैं, देखना स्टूडेंट्स जब टीचर्स आते हैं क्लास में तो टीचर बोलते हैं कि यार आप लोगों के बैच जो है ना ये बड़ा बेहुदा बैच है, बड़ा बदमाश है आप लोग। तो इसका मतलब क्या है, किसी 1 2 3 4 बच्चे बदमाश है तो टीचर बोल देते हैं कई बार कि आप लोगों की पूरे बैच जो है वो बदमाश है। अब उस बात को अगर आपने पकड़ लिया कि ये बैच बदमाश है और राम भी इसी बैच में पढ़ते हैं, मतलब राम भी बदमाश है, ठीक है। लेकिन वो जो पहला स्टेटमेंट था P1 जो था, ये स्टेटमेंट ही झूठा था, P1 स्टेटमेंट ही झूठा था। तो इसका मतलब है कि आपका कंक्लूजन भी जो है वो झूठी हो जाएगी, आपका जो कंक्लूजन है वो भी झूठा हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी एक जनरल स्टेटमेंट की वजह से फॉर एग्जांपल बोला गया, अब मैं और एक और अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर इसमें तो कुछ गलती है नहीं, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि P1 सही है या फिर गलत है? तो चलो इसके लिए एक और बेहतर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बोला गया कि इंडियंस आपको बोला गया फॉर एग्जांपल कि इंडियंस आर
मतलब ऑल, इसके पहले ऑल लगा हुआ है, ठीक है। ऑल इंडियंस आर गुड, ऑल इंडियंस आर गुड, राम इज एन इंडियन, राम इज एन इंडियन, सो राम, कंक्लूजन जो है राम इज गुड। अब आप मेरे को बात बताओ, ऑल इंडियंस आर गुड, ये स्टेटमेंट हो सकता है, सही हो सकता है? इंडिया में कोई बदमाश नहीं है, इंडिया में हमारे देश में कोई बदमाशी नहीं करता, कोई जेल नहीं जाता, मर्डर वगैरह कुछ नहीं होता, चोरी चकैरी कुछ नहीं होता, सब सही है, सब बदमाश है हम लोग, ऐसा हो सकता है क्या? ये किस लिए कहा जाता है कि ऑल इंडियंस आर गुड? क्योंकि इंडिया में जो है एक साम्यावस्था बजाय है, एक साम्यावस्था अभी तक है, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस आर गुड, यानी ज़्यादातर भारतीय जो है वो अच्छे हैं, ज़्यादातर भारतीय जो है वो अच्छे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब अच्छे हैं, कुछ तो बदमाश यहाँ पर भी है, वरना इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं हमारे देश में, है ना? प्रॉब्लम जब हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है कि कुछ ना कुछ बदमाश तो है भाई, ठीक है। तो इस वजह से जब ऑल के वजह से हम हर एक इंडिविजुअल को वही मान लेते हैं। बता दिया इंडिया में फौजी, इंडिया में हर कोई फौजी होती है, ये एक कहने वाली बात है, क्योंकि हर किसी में जोश होता है अपने देश के लिए मर मिटने का। इसका मतलब थोड़ी है कि सब फौजी है, सब फौज में नौकरी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो देश कैसे चल रहा है? सभी लोग अगर फौजी है तो देश कैसे चल रहा है? बाकी चीज़ें कैसी हो रही है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है ना कि इंडिया में हर एक बंदा फौजी होता है, इंडिया में हर एक बंदा फौजी है। इसका मतलब क्या है कि हर एक बंदे में वो ताकत है, हर एक बंदा अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक बंदा जो है वो इंडियन मिलिट्री फोर्स में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये जो फैलेसीज होती है कि ऑल के वजह से जब हम हर एक इंडिविजुअल को वही चीज़ें मान लेते हैं, इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्या कहा जाता है? फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब हम चलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, बिल्कुल इसका उल्टा। ये बड़ा ही आसान है, ये बड़ा ही आसान है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि राम जो है वो बदमाश है, राम जो है वो बदमाश है और वो H4 में रहता है, सॉरी हाँ, राम H4 हॉस्टल में रहते हैं और वो बदमाश है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ श्याम भी H4 हॉस्टल में रहते हैं और वो भी बदमाश है, श्याम भी जो है वो H4 हॉस्टल में रहते हैं, वो भी बदमाश है, ठीक है। फिर मैं कंक्लूजन कह रहा हूँ कि ऑल बॉयज़ ऑफ H4 हॉस्टल इज़ बैड, ऑल बॉयज़ ऑफ H4 हॉस्टल इज़ बैड। मैंने बोला था राम जो है वो H4 में रहते हैं, वो बदमाश है, श्याम जो है वो भी H4 में रहते हैं, वो बदमाश है, मतलब सारे बच्चे H4 हॉस्टल का वो बदमाश है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है कि राम, श्याम और मदन, ये तीनों जो है, इनका जो ग्रुप है राम श्याम का, ये लोग बदमाश है, बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 50% बच्चे बदमाश है, 50% अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह से मैं सबको मान लूँ वही चीज़ है ना, सबको मान लूँ। वही एग्जाम्पल हो गया, वही एग्जाम्पल कि कुछ बच्चे बदमाश हैं तो मतलब मान लो कि सबके सब बदमाश हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? फैलेसी ऑफ डिवीजन। उसमें क्या था? जब ऑल के वजह से हम क्या करते हैं, सम को ट्रू या फिर फॉल्स मान लेते हैं, इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या था? जब हम सम के वजह से ऑल को, सम के वजह से ऑल को ट्रू या तो फिर फॉल्स मान लेते हैं, इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब आते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट वो है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, जिस फैलेसी में स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है जी, वैलिड भी है, लेकिन कंक्लूजन का जो मीनिंग निकल के आएगा, कंक्लूजन का जो मीनिंग होगा वो ज़रा सा गलत होगा, वो ज़रा सा गलत होगा। कंक्लूजन का जो मीनिंग होगा वो ज़रा सा गलत होगा। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल पढ़ के, देखो इसी एग्जाम्पल को देख लो। बोल रहे हैं कि कटिंग पीपल विथ नाइफ्स इज अ क्राइम, यानी चाकू लेकर इंसान को काटना गलत बात है। अब फिर बोल रहे हैं, ये आपका P1 है, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट, तो ये आपका P1 है, ठीक है, ये आपका P1 हो गया। P2 में क्या बोल रहे हैं कि सर्जन जो है कट पीपल विथ नाइफ्स, यानी सर्जन जो है वो इंसान को चाकू लेकर कटते हैं, सर्जन जो है वो इंसान को चाकू लेके काटते हैं, ठीक है, सर्जन जो है वो इंसान को चाकू लेकर काटते हैं। अब कंक्लूजन बन गया कि सर्जन जो है वो क्रिमिनल है, सर्जन जो है वो क्रिमिनल है। क्या बात भाई सही है? ये बात क्या सही है? आप लोगों को लग रहा है ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सर्जन जो है वो काटते ज़रूर है चाकू लेकर, लेकिन वो मारने के लिए थोड़ी ना काटते, वो बचाने के लिए काटते। यानी जो आपका कंक्लूजन निकल के आया है, ये कंक्लूजन ज़रा सा मीनिंग जो है गलत हो गया।
इसका मीनिंग जो है वो गलत हो गया, लेकिन देखो इसका स्ट्रक्चर सही है, ये वैलिड भी होगा। अगर आप देख लोगे तो देखो इसका मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या निकल के आएगा, देखो नाइब्स मिडिल टर्म हो गया। नाइब्स देखो कंक्लूजन में आपका मिडिल टर्म एब्सेंट है, ठीक है, कंक्लूजन में आपका मिडिल टर्म एब्सेंट है। अब देखो ये जो क्राइम था ये था आपका मेजर टर्म ऑब्जेक्ट बन गया है। जो आपका सर्जन था वो था आपका माइनर टर्म, यानी माइनर टर्म यहाँ पर सब्जेक्ट भी बन गया है। पूरा वैलिड है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लेकिन जो मीनिंग है कंक्लूजन का जो मीनिंग है वो गलत है। बस कंक्लूजन का मीनिंग गलत होगा, जब बाकी सब कुछ सही, तो उसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। उसे क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। जब आप सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन कंक्लूजन का मीनिंग ही गलत आ जाए, कंक्लूजन मैच नहीं करेगा, कंक्लूजन का मीनिंग गलत आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर हम चलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन पर, फैलेसी ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चन। कम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पूछा जा रहा है, उसके आंसर देने के लिए आपका जो ऑप्शंस है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आज का जो दिन है, आज के दिन आप क्या करोगे दोपहर में, सोओगे या फिर जागे रहोगे। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। जब कुछ क्वेश्चन किया जाता है और क्वेश्चन की आंसर देने के लिए आंसर जोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, ऑप्शंस दे दी जाती है, उसके बाहर आप ऑप्शंस दे ही नहीं सकते। आप ऐसे बोल, मैंने जो क्वेश्चन किया था कि आप दोपहर में आज आप क्या करोगे, सोओगे या फिर जागे रहोगे, तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं पढ़ाई करूंगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको इन दोनों ऑप्शन के बीच में चूज़ करना है कि मैं जागे रहूँगा या तो फिर मैं सोऊंगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं थोड़ा देर सोऊंगा फिर मैं उठ के पढ़ाई करूंगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ऑप्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चन। जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन देने के लिए आपका जो ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस आपको दे दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है आपके ऑप्शंस, उसमें से आपको चॉइस करना होता है। इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन का मतलब क्या है? फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन का मतलब ये होते हैं कि जब एक वर्ड का मीनिंग कई सेंटेंस में अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि माई शर्ट इज़ ब्लू। मैंने बोला माई शर्ट इज़ ब्लू, इसका मतलब क्या है कि मैं जो शर्ट पहना हूँ अभी वो ब्लू कलर का है, ठीक है। फिर मैं दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि टुडे आई फील ब्लू, टुडे आई फील ब्लू, इसका मतलब क्या है? टुडे आई फील ब्लू, क्या आज मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, आज मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना। टुडे आई फील ब्लू का मतलब क्या होता है कि आज मैं थोड़ा सैड महसूस कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा सैड महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मन थोड़ा डाउन है, मैं सैड महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ, स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ। ये मैं कहना चाहता कि मैं आज थोड़ा सही महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सैड महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया था ब्लू। लेकिन पहले सेंटेंस को देखो जरा, ब्लू का मतलब क्या था पहले सेंटेंस में? एक कलर को मीन कर रहे थे, एक कलर मीन कर रहा था ब्लू का मतलब। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या था? दूसरे सेंटेंस में था कि आज मैं सैड महसूस कर रहा हूँ, तो ब्लू का मतलब क्या है यहाँ पर? सैड। लेकिन पहले सेंटेंस में ब्लू का मतलब क्या था? पहले सेंटेंस में ब्लू का मतलब था एक कलर, ठीक है। तो ये होती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, जब किसी एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग बने, जब किसी एक ही वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग बन जाए, तो उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आर्गूमेंट दिया हुआ है, उसमें एक ही वर्ड जो आपके अलग अलग सेंटेंस में है, उस वर्ड का मीनिंग है अलग अलग, दो सेंटेंस में मीनिंग दो है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, टुडे माई शर्ट इज ब्लू, टुडे आई फील ब्लू, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में जो मीनिंग ही बदल जाए तब आप उसके कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, तब आप उसके कंक्लूजन निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, इस तरीके की जो एग्जांपल्स होती है इसे कहा जाता है, इस तरीके की जो फैलेसी होती है उसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्लीपरी स्लोप। स्लीपरी स्लोप का मतलब क्या है? जब कोई काम कराने के लिए किसी से जब कोई काम कराने के लिए, ये होती है फैलेसी ऑफ स्लीपरी स्लोप, ठीक है। स्लीपरी स्लोप का मतलब है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कुछ मैं करवाना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उस काम को कराने के लिए, उस काम को आप लोगों को जरिए कराने के लिए मैं प्रेमाइसिस पे प्रेमाइस दे जा रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब घुमा फिरा के बातें कर रहा हूँ, क्योंकि वो काम मुझे कराना है आप लोगों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो कि जब बच्चे को होमवर्क कराते हैं मम्मी,
जब बच्चे को होमवर्क कराया जाता है, मम्मी जब होमवर्क कराते हैं ना बच्चों को, तो क्या बोलते हैं, इफ़ यू, देखो ये सेंटेंस को पढ़ो, ये वाला सेंटेंस को पढ़ो जहाँ पर मैंने मार्क किया, ये वाला सेंटेंस को पढ़ो, ये इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क यू विल फेल इन द क्लास, मतलब अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम फेल कर जाओगे। इफ़ यू फेल इन द क्लास, इफ़ यू फेल इन दिस क्लास यू वुडंट बी ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल से निकाल नहीं सकते हो। इफ़ यू डोंट ग्रेजुएट यू वुडंट इनटू कॉलेज, अब आप कॉलेज में नहीं जा सकते हो। इफ़ यू डोंट अटेंड गुड कॉलेज यू वुडंट गेट अ गुड जॉब, अगर गुड कॉलेज नहीं अटेंड किया तो गुड जॉब नहीं मिलेगा। इफ़ यू डोंट गेट अ गुड जॉब यू विल बी पोर एंड होमलेस, तब तुम पोर बन जाओगे, होमलेस बन जाओगे। यू वुडंट वांट टू बी पोर एंड होमलेस, अगर तुम की चाहो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप चाहते हो क्या कि आप पोर रहो, होमलेस रहो, अगर नहीं चाहते हो तो फिर होमवर्क कर लो। तो भाई कराना क्या था, कराना तो था एक सिंपल होमवर्क, एक सिंपल होमवर्क कराना था। उस होमवर्क को कराने के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया उस बच्चों को, क्या क्या बोले जा रहा हूँ, बस मैं डराया जा रहा हूँ। क्यों? ताकि अब डर के मारे ये काम कर लो, जो काम मैंने दिया है उस काम को कर लो भाई, डर के मारे। ठीक है, जब ऐसे किया जाता है किसी काम को कराने के लिए, जब हम प्रेमाइसिस पे प्रेमाइस दी जाती है, प्रेमाइसिस पे प्रेमाइसिस दी जाती है, ये कर लो वरना ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो वो होगा नहीं, अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसे घुमा फिरा के जब एक काम करवाने के लिए बातें करी जाती है, उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। कुछ काम कराने के लिए जब मैं प्रेमाइसिस पे प्रेमाइस बनाया जा रहा हूँ, प्रेमाइसिस पे प्रेमाइस बनाया जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है, उसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। ठीक है, आया समझ में? चलो अब आते हैं द स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब आते हैं द स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसीज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉमैन फैलेसी का मतलब होता है कि जब दोनों लोगों के बीच में कोई आर्गूमेंट चल रहा है तो उस आर्ग्यूमेंट में वैलिड तरीके से आर्गूमेंट करने के बजाय, जब किसी के साथ वैलिड तरीके से आर्गूमेंट करने के बजाय किसी वीक पॉइंट को पकड़कर सामने वाले के ऊपर चिल्लाया जाता है, किसी वीक पॉइंट को पकड़ लिया जाता है कि भाई ये इसने गलती कर दिया, ये इसको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब उस वीक पॉइंट को पकड़कर सामने वाले को बस बोले जा रहा हूँ कि ये तूने क्यों बोला, ये तो नहीं करना चाहिए था तेरे को, ये तूने क्यों किया। भाई वो बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गया, मेरे पास तो आ गया ना एक उसका वीक पॉइंट, मैं क्यों मानूंगा कि तेरा गलती हो गया, तो मैं तो उस वीक पॉइंट को ही बोलूँगा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू क्यों किया ऐसा, ये तेरे से सूट नहीं करता, ये तूने क्यों किया ऐसे। ठीक है, जब आर्गूमेंट करने की बजाय सामने वाले के साथ किसी वीक पॉइंट को पकड़कर उसको बताया जाता है कि तूने यूँ किया, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया, ये तो नहीं करनी चाहिए था, ऐसे जब बनते हैं किसी भी एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम्पल एग्जाम में दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया एग्जाम में, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि सामने वाले दो लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, तो एक बंदा क्या कर रहा है उसमें, बस एक ही चीज़, किसी वीक पॉइंट को पकड़कर वो हीट की जा रही है सामने वाले को, किसी वीक पॉइंट को पकड़ के वो सामने वाले को हीट किया जा रहा है। इस तरीके की जो एग्जाम्पल होती है उसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पर फैलेसी है, वो स्ट्रॉमैन फैलेसी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए क्या बोल रहा है कि द चिल्ड्रंस विंटर कंसर्ट एट द स्कूल शुड बी इंक्लूडेड नॉन क्रिसमस सॉन्ग्स टू, मतलब बच्चों का जो विंटर कॉन्सर्ट होते हैं स्कूल में उसमें क्रिसमस सॉन्ग जो है वो नहीं करना चाहिए, क्रिसमस सॉन्ग जो है वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए उसमें। ठीक है, और पर्सन बी अब की क्या समझ लिया, पर्सन बी उल्टा समझ लिया उसको। अब देखो वो क्या बोलेगा, पर्सन बी बोल रहे हैं कि यू वुडंट बी हैप्पी अंटिल क्रिसमस सॉन्ग्स आर बैंड फ्रॉम बीइंग प्लेड ऑन द रेडियो। बोल रहे हैं कि तू तब तक हैप्पी नहीं होगा जब तक क्रिसमस सॉन्ग बैंड नहीं हो जाएगा रेडियो में, रेडियो में भी आने के लिए। ये इसने ऐसा बोला था क्या, पर्सन ए ने ऐसा बोला था? उसने बस ये बोला था कि क्रिसमस सॉन्ग को स्कूल में जो कॉन्सर्ट होते हैं विंटर कॉन्सर्ट उसमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ये उसका मत था, किसी और कारण से वो उसने बोला होगा, लेकिन उसको उल्टा समझ लिया और उस वीक पॉइंट को पकड़ लिया, फिर उसे आर्गूमेंट की जा रही है। उसके साथ अगर आर्गूमेंट किया जा रहा है कि भाई तेरे को तो क्रिसमस सॉन्ग पसंद ही नहीं है, तो बोलेगा कि इसको नहीं होना चाहिए, रेडियो में भी नहीं बजना चाहिए, ये तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। मतलब उस वीक पॉइंट को पकड़कर सामने वाले को हिट किए जा रहा है कि तेरे को क्रिसमस सॉन्ग पसंद नहीं है। उसने शायद कोई और रीज़न से बोला होगा, ठीक है, लेकिन उसको वीक पॉइंट उसका वो वीक पॉइंट था, उसको पकड़ लिया हमने, उस सेंटेंस को हमने पकड़ लिया, बस उस सेंटेंस को पकड़ के सामने वाले के बोले जा रहा है तू तो क्रिसमस सॉन्ग से हैप्पी नहीं है, तू ये जो क्रिश्चियन होते हैं उसको पसंद नहीं करते। भाई उसने किसी और रीज़न से बोला होगा, ये रीज़न ही था नहीं उसका। ठीक है, तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिले तो समझ लेना कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉमैन फैलेसी हुई है, यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉमैन फैलेसी हुई है। ठीक है, अब आते हैं रेड हियरिंग। रेड हियरिंग का मतलब क्या होता है?
रेड हेयरिंग का मतलब होता है जब सामने वाले के साथ आर्गूमेंट करे बिना, सामने वाले के साथ आर्गूमेंट करे बिना जब पूरा टॉपिक ही डाइवर्ट कर दी जाती है। आर्गूमेंट के जगह जब पूरा टॉपिक जो है उसे घुमा दिया जाता है, पूरा टॉपिक को ही जब घुमा दिया जाता है, आर्गूमेंट के बजाय जब पूरा का पूरा टॉपिक को घुमा दिया जाए, आर्गूमेंट करने के बजाय जब पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है, इसे कहते हैं रेड हेयरिंग, इसे कहते हैं रेड हेयरिंग। आर्गूमेंट करने के बजाय जब टॉपिक को डाइवर्ट कर दी जाती है, इसे कहते हैं रेड हेयरिंग। ठीक है, कोई टॉपिक में बात हो रहा है, सामने वाले फॉर एग्जांपल ए और बी दो बात कर रहे हैं, ए और बी दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक में बात हो रहा था, ए कुछ बोला बी को, अब बी को लग रहा है कि भाई बी क्या कर रहा है, बी इस टॉपिक में रीजन देने के बजाय वो पूरा टॉपिक को ही घुमा दिया, उसने पूरा टॉपिक को ही घुमा दिया, कुछ और बोलने लग गया वो बीच में से। होता है ना, काफ़ी बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग जब बातें करते हो किसी के साथ, वो टॉपिक में बात करने के बजाय उल्टा बात कर देते, कुछ और टॉपिक में लेके आ जाते बीच में, तो भाई उसने टॉपिक को डाइवर्ट कर दी, ऐसी होती है रेड हेयरिंग, ये होता है रेड हेयरिंग। ठीक है, अब आते हैं एपिल टू फोर्स। ये सब बड़ा आसान है, एपिल टू फोर्स, इसका दूसरा नाम याद रखना, एपिल टू फोर्स का एक दूसरा नाम है, क्या है, आर्गुमेंटम एड वैकुलम। दुर्गा दूसरा नाम है आर्गुमेंटम एड वैकुलम। मतलब क्या है कि जब किसी के साथ तर्क करने की बजाय उसके ऊपर उसको फोर्स किया जाता है, जब किसी के साथ आर्गुमेंट करने के बजाय उसको फोर्स किया जाता है, जब किसी के साथ आर्गुमेंट करने के बजाय उसे फोर्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉस के साथ कोई एम्प्लॉई, अगर बॉस के साथ कोई एम्प्लॉई का बातचीत चल रहा है, ठीक है, तो बॉस अपने बात को मनाने के लिए एम्प्लॉय के ऊपर फोर्स करेगा और एम्प्लॉय उसे मान भी लेगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा बॉस है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे डर है कि मेरा नौकरी चला जाएगा, है ना। तो जब किसी आर्गूमेंट को मनाने के लिए, मतलब किसी अपने बात को मनाने के लिए जब आर्गूमेंट के बजाय सामने वाले के ऊपर फोर्स किया जाता है, तो उसे कहते हैं अपील टू फोर्स और आर्गुमेंटम एड वैकुलम। अपील टू फोर्स और आर्गुमेंटम एड वैकुलम। ठीक है, फिर आते हैं अपील टू पीटी। अपील टू पीटी में क्या होता है? अपील टू पीटी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है एड मिजरिकॉर्डियम। क्या नाम है जी? एड मिजरिकॉर्डियम। यहाँ पर क्या होता है, जब सामने वाले के साथ तर्क करने के बजाय उसके ऊपर दया करी जाती है, उसके ऊपर दया करी जाती है, मतलब भाई इसके साथ तर्क करके मैं क्या करूँगा, चल इसे छोड़ दे, ऐसे जब सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है, मतलब उसके साथ तर्क करने के बजाय उसको पता चलेगा कि मैं तर्क करके तो जीत नहीं पाऊंगा, तो तर्क करने के बजाय क्या करेगा, वो दया दिखाएगा सामने वाले के ऊपर। ऐसे केसेस में होती है अपील टू पीटी। अब ये सब एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको एग्जाम में, हो सकता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट पूछ ले, वरना एग्जाम्पल दे के पूछता है। तो सिचुएशन याद रखना, एग्जाम्पल पढ़ के फायदा नहीं है, सिचुएशन याद रखना कि क्या होती है जब सामने वाले के ऊपर दया दिखाई जाती है आर्गुमेंट करने की बजाय, तो वो हो जाते हैं अपील टू पीटी। पीटी का मतलब क्या है? दया दिखाना। अपील टू फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब है जब सामने वाले के ऊपर फोर्स करी जाती है ना। ये होती है अपील टू पीटी, इसको कहते हैं एड मिजरिकॉर्डियम। ठीक है, फिर है आर्गुमेंटम फ्रॉम इग्नोरेंस। आर्गुमेंटम फ्रॉम इग्नोरेंस, इसका एक और नाम क्या है? एड इग्नोरेंटियम। ठीक है, क्या करी जाती है इसमें? आर्गूमेंट करने के बजाय, नॉलेज ना होने के कारण आर्गूमेंट करने के बजाय जब इग्नोर करी जाती है सामने वाले को। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ, मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके की योग थेरेपी करनी चाहिए। उसने बोला कि अरे नहीं भाई, ये सब इसमें कुछ नहीं होगा, चल ठीक है, छोड़ इस बात को छोड़, चल घूम के आते हैं। मतलब क्या, वो उसने इग्नोर कर दिया सीधा सीधा मेरे को। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बेहुदा तर्क करने के लिए आ गया था, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस कारण, उसको नॉलेज ना होने के कारण उसने क्या इग्नोर कर दिया। इस केस में, ऐसे केस में बोला जाता है एड इग्नोरेंटियम और आर्गुमेंटम फ्रॉम इग्नोरेंस, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। ठीक है, अब आते हैं आर्गुमेंटम एड होमिनम। इसका मतलब है आर्गुमेंटम एड होमिनम, ये पिछले 2-3 बार आए हुए हैं, ये 2-3 बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। इसका मतलब होता है कि जब सामने वाले के साथ तर्क करने की बजाय, इसका एग्जाम्पल 2-3 बार दे के पूछा गया, बताओ ये फैलेसी किस टाइप की है? जब सामने वाले के साथ बात करने की बजाय उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कोई दोस्त दूर से देख लिया, उसने आके बोला कि भाई तू उस लड़की के साथ क्या कन्वर्जेशन कर रहा था, वो तो ख़राब है, तुझे पता नहीं है उसके, वो जब किसी के साथ बात करती है तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम फेस किया, वो लड़की के साथ बात नहीं कर, वो पढ़ाई में ख़राब है बिल्कुल भी, वो लड़की बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, वो ख़राब है, उसको पढ़ा मत, तेरा नाम खराब होगा। ऐसे जब मैं उसके साथ क्या बात कर रहा था उसको पता ही नहीं है, मैं कुछ और बात कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि ए बात कर रहा है बी के साथ, ठीक है, ए बात कर रहा है बी के साथ, ठीक है, ए और बी बात कर रहा है, तो ए
कुछ बात कर रहा है बी के साथ। अब सी ने दूर से देखा कि ए बी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, ऐसे कन्वर्सेशन चल रहा है। अब कन्वर्सेशन करे भी ना, जब कन्वर्सेशन करना नहीं है, ए कन्वर्सेशन करते करते बीच में बोल रहा है अरे तेरा क्या औकात है, तू तो खराब है, तेरे को लोग ये बोलते हैं, तूने चोरी करी थी पकड़ी गई, तूने चोरी करी थी तो पकड़ा गया था। अरे भाई किया होगा उसने चोरी, वो पकड़ा गया था, लेकिन इस केस में तो उसका कोई रिलेशन नहीं है ना। जो हम बात कर रहे हैं उस बात करने के बजाय, तर्क करने की बजाय जब सामने वाले की कैरेक्टर असैसिनेशन करी जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं आर्गुमेंटम एड होमिनम। आर्गुमेंटम एड होमिनम, जब बात करने की बजाय सामने वाले का कैरेक्टर असैसिनेशन करी जाती है, उसे क्या कहते हैं, आर्गुमेंटम एड होमिनम, ठीक है। अब आते हैं एड पॉपुलम फैलेसी। एड पॉपुलम फैलेसी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ें जो पॉपुलर है, मतलब सब लोग मान रहे हैं हम भी मानेंगे, जो कहते हैं ना बीच में कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है भाई, और जो ट्रेंडिंग चलते हैं वो उसे सब लोग फॉलो करते हैं, सब के सब ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करते हैं। आप लोग भी करते हो, जो इस वीडियो देख रहे हो आप लोग भी करते हो, सब के सब ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है उसे फॉलो करते हैं, सब के सब फॉलो करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक को, है ना, उसे कहा जाता है एड पॉपुलम फैलेसी। अब ये फैलेसी क्यों है, क्योंकि भाई जो ट्रेंडिंग है उसे हमने जांचा भी नहीं कि वो सही है या फिर गलत है, वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, वो चीज़ें सही है या फिर गलत, उसको देखा भी नहीं, बस फॉलो करने लग गया, इसलिए इसको फैलेसी कही जाती है, ठीक है। एड पॉपुलम, जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, ये नहीं देखा कि वो सही है या फिर गलत है, सब कर रहे हैं मतलब हम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत है, इसलिए इसको कहा जाता है एड पॉपुलम फैलेसी। अब आते हैं अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जब कोई ऑथराइज्ड पर्सन बोल देते हैं कि ये चीज़ें अच्छे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं टीवी पर, ठीक है, अमिताभ बच्चन टीवी में आके ऐड कर रहे हैं कि ये सरसों का तेल जो है ये बड़ा ही अच्छा है, ये मैं रोज़ खाता हूँ, इसमें मेरे घर में भी इसी तेल को यूज़ करके कुकिंग होती है, मैं रोज़ खाता हूँ, आप लोग भी खाओ। पूरा इंडिया खरीद के खाना चालू कर देगा, क्यों, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने बोला है भाई, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उन्होंने बोला है, अमिताभ बच्चन सर ने बोला है कि ये सबको खाना चाहिए क्योंकि मैं भी खाता हूँ। अब लोग समझ रहे हैं भाई इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ये इनका उम्र इतना है लेकिन फिर भी ये कितने फिट है, ये आइकन है, इन्हें पूरे इंडिया आइकन मानते हैं, ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो ये जब बोल रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये जब बोल रहे हैं करने के लिए तो करना चाहिए। लेकिन उसको दोबारा जांचा नहीं कि ये जो है सही है या फिर गलत, ये तेल ये नहीं देखा, बस उन्होंने बोला हमने मान लिया। इसे कहा जाता है अपील टू अथॉरिटी। जबकि जो लोग ऐड करते हैं ना, चाहे वो यूज़ करे या ना करे, उनको ऐड करने के लिए पेमेंट करी जाती है, वो उनका काम है, वो उनका रेगुलर बेसिस पर काम है भाई, ऐड करना बोलना, उसलिए उनको पेमेंट किया जाता है ना, उन्होंने पेमेंट लिया है, उस बेसिस पर वो ऐड कर रहे हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन हम ये नहीं देखते, हम सोचते हैं कि वो बोल रहे हैं मतलब वो खाते हैं, हमको भी खाना चाहिए, वो बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा, हम भी खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब सामने वाले कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, उन्होंने कुछ बोल दिया तो हम उसको बिना जांचे बिना परखे हम कर लेते हैं, हम उसको करते रहते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है अपील टू अथॉरिटी, इसे कहा जाता है अपील टू अथॉरिटी। लेट्स कम टू द सेकंड लास्ट फैलेसी, इग्नोरेंसियो एलेंची। इग्नोरेंसियो एलेंची का मतलब होता है कि जब इग्नोरेंसियो एलेंची का मतलब होता है क्या कि वो आप लोगों ने असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। असर्शन रीजनिंग होता ना एक कि ए जो है वो सही है, आर जो है वो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। इस केस में ऐसा ही होता है। इग्नोरेंसियो एलेंची का मतलब होता है कि जब आपका असर्शन जो है वो करेक्ट होगा, जब आपका रीज़न जो है वो भी करेक्ट होगा, लेकिन रीज़न सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। ऐसे जब सिचुएशन आते हैं तो उसे कहा जाता है इग्नोरेंसियो एलेंची। ऐसे जब सिचुएशन आते हैं उसे कहा जाता है इग्नोरेंसियो एलेंची, इग्नोरेशियो एलेंची, ठीक है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशियो प्रिंसिपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशियो प्रिंसिपी। पेशियो प्रिंसिपी में क्या होता है कि जब कुछ काम कराने के लिए एक ही चीज़ें घुमा फिरा के हम बोल रहे हैं, एक ही चीज़ें जब घुमा फिरा के बोले जा रहे हैं, मतलब क्या है कि आपको समझ लो कि आपको बुक पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर वो बुक है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वहाँ पर वो बुक है, वो लेके आओ। पहली सेंटेंस मैंने बोली। दूसरा सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर अब जाओ, देखो कि टेबल के ऊपर
एक बुक है, उसे अपने हाथों में उठाओ और चलते हुए मेरे पास आओ। कंक्लूजन निकालना दोनों सेंटेंस का सेम होगा। फिर मैं तीसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, वहाँ पे देखो एक बुक है, ठीक है, उस बुक को लो अपने हाथों में और वहाँ से चलना स्टार्ट करो, सीधा आओ, सीधा, तुम मेरी तरफ देखो और सीधा आओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ और ये बुक यहाँ पे छोड़ दो। मतलब क्या है कि बस उस बुक को ला के दो। ऐसे बोलता तो काम बन जाता, लेकिन एक ही बात है, मैं घुमा फिरा के बोले जा रहा हूँ, घुमा फिरा के बोले जा रहा हूँ। जब किसी एक ही चीज़ को हम घुमा फिरा के बोलते हैं उसे कहते हैं प्रेसियो प्रिंसिपी। अब आप बोलोगे सर प्रेसियो प्रिंसिपी और जो हमने पढ़ा था इस कुछ टाइम पहले जो हमने पढ़ा था कि फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, नहीं इक्विवोकेशन नहीं, सॉरी, इक्विवोकेशन में ऐसा नहीं होता। जो हमने कुछ टाइम पहले जो हमने पढ़ा था कि फैलेसी ऑफ स्ट्रॉमैन, आई थिंक स्ट्रॉमैन फैलेसी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था जिसमें घुमा फिरा के काम कराने के लिए हम एक्सक्यूज़ देते हैं घुमा घुमा के, क्या था? हाँ, स्लीपरी स्लोप। आप बोलोगे कि सर तो फिर स्लीपरी स्लोप और पेशियो प्रिंसिपी इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, स्लीपरी स्लोप में मैं एक काम को कराने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट बोल रहा था, अलग अलग स्टेटमेंट बोल रहा था, लेकिन मुझे एक काम कराना था, इसलिए मैं डरा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट प्रीमाइसेस बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक ही प्रीमाइसेस, उसको ही घुमा फिरा के बोले जा रहा हूँ, उसको ही घुमा फिरा के बोले जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर प्रीमाइसेस अलग अलग था, कंक्लूजन एक ही था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रीमाइसेस ही डिफरेंट है, मैं सारे प्रीमाइसेस को घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, एक ही प्रीमाइसेस है। वहाँ पर प्रीमाइसेस अलग था लेकिन कंक्लूजन सेम था। और प्रेसियो प्रिंसिपी में प्रीमाइसेस सेम है, बस उसी प्रीमाइसेस को घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ है, मैं घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, घुमा घुमा के बोल रहा हूँ। इसे कहते हैं पेशियो प्रिंसिपी, ठीक है, इसे कहते हैं पेशियो प्रिंसिपी। जैसे यहाँ पर देखो बोला गया गॉड इज़ रियल, गॉड इज़ रियल बिकॉज द बाइबल सेज सोज। फिर बोले जा रहा है बाइबल इज़ फ्रॉम गॉड, मतलब बाइबल जो है वो गॉड से बना है। एक ही बात है, घुमा फिरा के बोल रहा है, ठीक है, ऐसी होती है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा फैलेसी, ये हो गया आपका सारा का सारा फैलेसीज, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज हमने पूरा पढ़ लिया है इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योग। धन्यवाद।